Now let's move on to 26th. Attachment of spindle fibers to kinetochores of chromosomes becomes evident in. अब ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है एक डिफरेंट फॉर्म में जो 2020 में पूछा गया था कि आपको काइनेटोकोर से जो स्पिंडल फाइबर्स का अटैचमेंट है वो कब एक्चुअल में दिखने वाला है। एविडेंट मतलब कब एक्चुअल में आपको दिखाई देगा फिजिकली। जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो कौन से पर्टिकुलर फेज में दिखेगा। तो क्या वो डीलो फेज में दिखेगा? नहीं। रीज़न, टीलो फेज में डीकंडेंसेशन हो जाता है, वहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर वापस बन जाते हैं। तो ए ऑप्शन नहीं है। बी इज़ प्रोफेज। प्रोफेज में कंडेंसेशन अभी स्टार्ट ही हो रहा है, ना ही आपको ये अटैचमेंट अर्ली प्रोफेज में दिखेगा और ना ही लेट प्रोफेज में दिखाई देगा। नेक्स्ट ऑप्शन इज मेटाफेज। यस, मेटाफेज में आपको एविडेंट हो जाता है कि कैसे अटैचमेंट हुआ है स्पिंडल फाइबर्स का काइनेटोकोर से। सर वो तो एनाफेज में भी आपको दिख सकता है, बट जो फर्स्ट एविडेंट जो होता है, जो शुरुआती में जो पहले आपको फर्स्ट टाइम पता चलता है या क्लैरिटी आती है कि यहाँ पे अटैचमेंट हुआ है, वो मेटाफेज में है। और मेटाफेज में सबसे बेस्ट विजिबिलिटी आती है, हैंस द आंसर इज मेटाफेज। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 27th. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ड्यूरिंग माइटोसिस इन सोमैटिक सेल्स। ये नीट 2016 के फेज़ 1 का क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक फीचर है जो कि माइटोसिस के लिए नहीं है, वो मियोसिस में ही आपको दिखेगा। इसका मतलब कि कोई भी मियोटिक का फेस तो इसमें नहीं डाल दिया है। तो वन बाय वन हम लोग एक्सप्लोर करते हैं। फर्स्ट इज स्पिंडल फाइबर्स। स्पिंडल फाइबर्स क्या आपको माइटोसिस में दिखेंगे? यस, स्पिंडल फाइबर्स आपको माइटोसिस में भी दिखते हैं, मियोसिस में भी दिखते हैं। तो यहाँ पे ये एक इनकरेक्ट आंसर नहीं होगा। अभी मियोसिस में भी है तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं कि वो रॉन्ग हो जाएगा। आपको माइटोसिस में कौन सा चीज़ ऐसा है जो नहीं दिखने वाला है, हमको स्पेसिफिकली उसको पॉइंट आउट करना है। अब वो मियोसिस के साथ कॉमनैलिटी में हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट इज डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियोलस आपका डिसअपियर होगा ड्यूरिंग प्रोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी आपका डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। सो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ माइटोसिस। नेक्स्ट आता है क्रोमोसोम मूवमेंट। यस, क्रोमोसोम्स का मूवमेंट तो होगा। पहले आपके क्रोमोसोम बनेंगे, फिर इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन होंगे, फिर सेपरेट होंगे, तो वहाँ पे क्रोमोसोम का मूवमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। ये दोनों में कॉमन है, मियोसिस में भी और माइटोसिस में भी। बट जो लास्ट फेज आप देख रहे हैं, साइनेप्सिस, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक फीचर है ऑफ मियोसिस। मियोसिस में भी आपको सर कहाँ पे देखने मिलेगा? मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में दिखेगा। कहाँ भी दिखेगा? प्रोफेज 1 के जाइगोटीन में। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। सो मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन फेज में आपको साइनेप्सिस देखने मिलता है। एंड दिस साइनेप्सिस इज व्हाट? इट इज द पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम बाय फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये चीज़ आपको कहाँ देखने मिलेगी? मियोसिस में। बट वो माइटोसिस में देखने मिलेगा क्या? नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज D. D is not a characteristic feature of mitosis. Is it clear? Let's move on to the next question. Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? ये नीट 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑर्डर पता करना है कि माइटोसिस के अंदर जो करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए वो क्या होगा। फर्स्ट है कंडेंसेशन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, सेग्रीगेशन, देन टीलोफेज। यस, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंडेंसेशन होता है। यस, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होगा। नेक्स्ट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली। डिसअसेंबली मतलब आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? डिसअपियर होगा, फेड होगा, डिसइंटीग्रेट होगा। नेक्स्ट इवेंट आता है क्रॉसिंग ओवर। क्या आपको मालूम है क्रॉसिंग ओवर किस में आता है? क्या माइटोसिस में आता है क्रॉसिंग ओवर? नो, एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्रॉसिंग ओवर आपका माइटोसिस का पार्ट नहीं है। तो हम पहला ऑप्शन क्या कर देंगे? ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट बी पर आते हैं। बी में हमें कहीं क्रॉसिंग ओवर, पहले हम यही चेक कर लेंगे कि क्रॉसिंग ओवर तो नहीं लिखा है। अब बी में कहीं पर भी आपको क्रॉसिंग ओवर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब अब इसको चेक कर सकते हैं एक बार। क्रॉसिंग ओवर आपको और कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? सी में भी दिख रहा है, तो हम सी को भी एलिमिनेट कर देंगे। सो ए और सी दोनों हमारे एलिमिनेट हो गए। रीज़न, हमें पता है कि क्रॉसिंग ओवर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ मियोसिस में होता है। तो माइटोसिस में क्यों डाला हुआ है? इसका मतलब कि यहाँ पे जो ये ऑप्शंस है ए एंड सी, ये क्या है? एब्सोल्युटली इनकरेक्ट है। इसलिए इनको हम पहले ही ऑन द स्पॉट एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट है बी और डी के बीच में कंपैरिजन। पहले देखेंगे बी में।
कंडेंसेशन हो रहा है, यस, क्रोमैटिन फाइबर क्या होंगे, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनेंगे। नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा, डिसअपियर होगा। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर, यस, ये आपका प्रोफेस का फेज जो था जिसमें आपका कंडेंसेशन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली होगी, जो कि प्रोफेस के पार्ट है। प्रोफेस के बाद आता है आपका मेटाफेज, जिसमें कि अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम होगा इक्वेटोरियल प्लेन में। सो अब तक तो ये राइट है। नेक्स्ट सेंट्रोमियर डिवीजन, यस, सेंट्रोमियर डिवीजन कब होगा, मेटाफेज में जब अरेंजमेंट होगा इक्वेटर पे, उसके बाद क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट हो जाएंगे और वो मूव करना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। सो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट इज सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन मतलब जब वो अपार्ट होंगे तो लेफ्ट साइड चले जाएंगे और राइट हैंड साइड चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। और लास्ट इज टीलोफेज, यस, आफ्टर आपका एनाफेज खत्म होगा उसके बाद चालू हो जाएगा आपका टीलोफेज, जहाँ पे कंडेंसेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो अब तक का बेस्ट ऑप्शन हमारे पास जो है वो है बी। लेकिन अभी हमें क्या करना है, बहुत जगहाई नहीं करनी है, हमें कॉन्फिडेंस में आके इसे बी को मार्क नहीं करना है, हमें डी को भी चेक करना है। डी में हम लोग देखेंगे, फर्स्ट इज कंडेंसेशन, यस, क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस होगा, क्रोमोसोम बनाएगा। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट एट इक्वेटर, अब ये भी एक फेज करेक्ट ही है, आफ्टर कंडेंसेशन के बाद अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर आएगा, बट इससे ज़्यादा या इससे बेटर एक्सप्लेनेशन जो करता है और स्टेप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो बी है। हालांकि डी ऑप्शन का ये जो पैटर्न है, कंडेंसेशन के बाद ही अरेंजमेंट ऑफ इक्वेटर होगा और उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टीलोफेज, एवरीथिंग इज करेक्ट इन डी, बट बी और डी में आपको मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट इन डिटेल करेक्ट आंसर निकालना है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि इनकेस अगर आप डी को ही पढ़ते तो आप डी को ही टिक कर देते, आप बी को टिक करने नहीं जाते, आपको लगता है अरे यार डी करेक्ट है, बट डी और बी में दोनों में सबसे ज़्यादा सूटेबल और मोर इन डिटेल एक्सप्लेन करने वाला आंसर कौन सा है, वो है बी, इसलिए हमारा आंसर है बी। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत है। अगर इंस्टेंटली अगर आप घाई घाई में डी पढ़ लेते हैं तो आपको वो करेक्ट लगेगा, आप उसे मार्क कर देंगे, बट इससे भी बहुत बेटर आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है बी, जिसमें कि आपको इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है पार्ट बाय पार्ट, तो वो आपका मोस्ट एक्यूरेट आंसर होता है व्हेन कंपेयर्ड टू डी। सो द करेक्ट आंसर इज बी। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। अब 29 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, ये एक ओमिटेड सेक्शन है आपके एनसीईआरटी से, बट स्टिल वी वुड बी कवरिंग इट। 2017 का क्वेश्चन है, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स APC is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cells. If APC is defective in a human cell, which of the following is expected to occur? पहली चीज़, एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो एनाफेज को करवाता है, जो एनाफेज को करवाता है। रीज़न, स्पिंडल फाइबर्स के मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है। अगर APC बरोबर से काम नहीं करेगा तो वो एनाफेज करने देगा नहीं, क्योंकि एनाफेज कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है APC। अगर APC में ही डिफेक्ट आ गया तो क्या नहीं होगा, एनाफेज नहीं होगा, और एनाफेज में क्या नहीं होता, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन, सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट मूव नहीं करेंगे, और जब एक दूसरे से अपार्ट मूव नहीं करेंगे तो आपका एनाफेज आगे नहीं बढ़ेगा, कुल मिला के आपका माइटोसिस ही एक तरीके से रुक जाएगा। सो सी ऑप्शन, क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर, इज दैट क्लियर? 29 का आंसर है सी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पिंडल फाइबर्स अटैच ऑन टू, ये नीट 2016 के फेज़ 1 का क्वेश्चन है। ये डायरेक्ट एप्लीकेशन क्वेश्चन है जो कि आप कॉन्सेप्ट लगा के देख सकते हो। पीछे भी हम लोग ने मल्टीपल क्वेश्चन अब तक सॉल्व कर लिए हैं, इनफ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ताकि हम इसको ईजिली आंसर कर सकें। स्पिंडल फाइबर्स किस पे अटैच होंगे, कैनेटोकोर पे। क्यों सर, सेंट्रोमियर क्यों नहीं? क्योंकि आपने जस्ट पीछे मैंने 10 बार एक्सप्लेन कर चुका है कि सेंट्रोमियर के ऊपर कवरिंग आती है कैनेटोकोर की, और स्पिंडल फाइबर आपके कैनेटोकोर पर अटैच होते हैं, इसलिए आंसर इज कैनेटोकोर। सर अगर मैं सेंट्रोमियर मार्क कर दूंगा तो ये रॉन्ग हो जाएगा। रीज़न, कैनेटोकोर के होते हुए अगर सेंट्रोमियर है तो कैनेटोकोर को ज़्यादा प्रेफरेंस, और अगर कैनेटोकोर नहीं है और उसके जगह पे सेंट्रोमियर है तो तब उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। बट अगर कैनेटोकोर और सेंट्रोमियर में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि किससे अटैच होता है तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलोगे कैनेटोकोर, ना कि सेंट्रोमियर, ये बात मेरी याद रखिएगा। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज 30 का बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। अब ये जो क्वेश्चन है ये दिखने में बहुत ईजी लग रहा है, बट इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहिएगा। रीज़न, मुझे यहाँ पे सारे ऑप्शंस को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, हम डायरेक्ट आंसर्स को मार्क करके नहीं भाग सकते। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट, अ सेल at telophase stage is observed by a student in a plant brought from the field. He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate and thus the cell is containing more number of chromosome as compared to other dividing cells. This would result in, ये नीट 2016 के फेज 1 का क्वेश्चन है। अब ध्यान देना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एक स्टूडेंट है जिसने प्लांट लेकर आया फील्ड से और उसके सेल का एक स्लाइड रेडी किया। सेल में उसने देखा कि जब सेल टीलोफेज की तरफ चले जा रहा है तो उसके बाद आपका जो सेल का प्लेट बनता है, व्हाट इज सेल प्लेट? सेल प्लेट बीच में फॉर्मेशन होती है जो अंदर से बाहर की तरफ मूव करती है और दो अलग अलग न्यूक्लियस कंटेनिंग एक सिंगल साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर देती है 2 में, जो कि हम लोग ने माइटोसिस में पढ़ा था। बट वो स्टूडेंट क्या रिपोर्ट करता है कि सेल प्लेट का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है। इसका मतलब एक सेल के अंदर इस समय कितने न्यूक्लियस हो गए हैं? 2 न्यूक्लियस हो चुके हैं। सो रिजल्टेंट जो आपके पास सेल है उसके अंदर ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मतलब जो नॉर्मल सोमैटिक सेल में होने चाहिए। सोमैटिक सेल में नॉर्मल टाइम में कितने होते हैं? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। बट अब कैसे हो जाएंगे? टेट्राप्लॉइड कंडीशन आ जाएगी, मतलब कि एक पर्टिकुलर सेल में 2 न्यूक्लियस हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब डबल द नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गया है। इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी, जहाँ पे आपके पास मल्टीपल प्लॉइडी लेवल पर पहुँच चुका है, टेट्राप्लॉइड कंडीशन पे पहुँच चुका है। 2n + 2n = 4n, 4n इज टेट्राप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड इज द पार्ट ऑफ पॉलीप्लॉइडी। सो द राइट आंसर इज बी। बट सर जो रिमेनिंग ऑप्शंस हैं इनके मतलब क्या है? अब इसका मतलब आपको तब समझ में आएगा। सपोज पहला ऑप्शन एन्यूप्लॉइडी है, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में और आप ये सॉल्व कर रहे हैं तो आपको रिलेटेबल नहीं लगेगा। रीज़न एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, सोमा क्लोनल वेरिएशन और पॉलीटेनी, ये सब 12th के पार्ट हैं। 12th में भी आपको कितने जगह पर पॉलीटेनी नहीं पढ़ाया जाता, तो पॉलीटेनी भी आप बहुत सारे 12th के बच्चों को नहीं पता होगा। सो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे लिए कि मैं आपको हर एक ऑप्शन के बारे में इतना इनफ इन्फॉर्मेशन दे दूँ जिससे आप मेकआउट कर सके व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज ऑप्शंस। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग पहले ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर लेते हैं कि हो क्या रहा है। नाउ लेट्स सी एन्यूप्लॉइडी है क्या। अब एन्यूप्लॉइडी को समझने के लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम दे रहा हूँ, इसमें हम लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकेंगे कि एन्यूप्लॉइडी है क्या। एन्यूप्लॉइडी ऑकर्स व्हेन वन ऑफ द क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन एन एबनॉर्मल नंबर ऑफ कॉपीज़। जब कभी भी क्रोमोसोम एबनॉर्मल नंबर ऑफ कॉपीज़ में प्रेजेंट हो। अब ये एन्यूप्लॉइडी होते हैं मल्टीपल रीज़न से जिसको मैं डिस्कशन नहीं करूँगा, बट एन्यूप्लॉइडी है क्या हम लोग पहले ये समझ लेते हैं। सपोज आप लेफ्ट हैंड साइड में जो डायग्राम देख रहे हैं उसमें एक नॉर्मल केस दिया हुआ है जिसमें क्रोमोसोम नंबर 1 दिया हुआ है, 2 दिया है, 3 दिया और 4 दिया है। ये 4 क्रोमोसोम है जिनमें पेयरिंग हुई है, होमोलोगस पेयरिंग। अब आप देख सकते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, टोटल आपको 8 क्रोमोसोम यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब राइट हैंड साइड में एक दिखाया हुआ है इमेज जिसको हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 2। सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम में देखिए जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें 2 क्रोमोसोम होने चाहिए थे, बट अब कितने हो गए? 3 क्रोमोसोम दिखाई दे रहे हैं। कितने दिखाई दे रहे हैं? 3। अब ये हो सकता है डिसजंक्शन की वजह से हो गया हो या कोई फ्रेगमेंट टूट गया हो, मल्टीपल रीजंस होते हैं। बट वहाँ पे अब कितने की पेयरिंग हो चुकी है, कितने अवेलेबल हैं? 3 क्रोमोसोम आपको दिखाई दे रहे हैं। ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं ट्राइसोमी। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम का हुआ है? सेकेंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम का, इसलिए हम इसे कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 2। और ये एक तरीके से क्या है? 2n+1, मतलब जो डिप्लॉयड सेट था, डिप्लॉयड सेट कितना था? 8 का था। कितने का? 8 का। बट अब वो क्या हो गया? 8+1। अब टोटल जो स्ट्रैंड्स आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं वो कितने हो गए? 9। 2 + 3 5, 5 + 4 9। सो 2n+1 ये हो गया ट्राइसोमी। नेक्स्ट पार्ट जो नीचे वाला दिया हुआ है आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्रोमोसोम की जो 2 क्रोमोसोम थे, फर्स्ट जो पहला सेट है उसके जो 2 क्रोमोसोम थे उसमें से एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया, हट गया है। तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं मोनोसोमी। क्या कहते हैं? मोनोसोमी, जिसमें कि डिप्लॉयड सेट में से एक माइनस हो गया, मतलब 8 क्रोमोसोम थे उसमें से एक निकल कर कितने बचे? 7। 2n-1 जो कि कितना हो जाएगा? 7। आपके 8 थे टोटल नॉर्मल कंडीशन में, अब एक निकल जाने के वजह से कितने हो गए? 7। तो ये एक तरीके से ट्राइसोमी और मोनोसोमी एग्जाम्पल है एन्यूप्लॉइडी के। एन्यूप्लॉइडी क्या है? एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और ये मल्टीपल रीजन की वजह से होता है। डिलीशन, फ्रेगमेंटेशन, डिसजंक्शन, अलग अलग प्रॉब्लम है।
जिसको हम लोग इन डिटेल एन्यूप्लॉइडी के टॉपिक में कभी डिस्कवर करेंगे और पता करेंगे। क्लियर? यहाँ तक एन्यूप्लॉइडी क्लियर हुई? सो एन्यूप्लॉइडी जो हमारा क्वेश्चन है वो एन्यूप्लॉइडी से मिल रहा है या मैच कर रहा है, ऐसा कुछ आपको लग रहा है क्या? नो, नॉट पॉसिबल। एन्यूप्लॉइडी, क्योंकि ऊपर जो स्टेटेड कंडीशन है उसमें एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं है, वहाँ पे जो आपको क्रोमोसोम दिख रहा है वो डबल है, वो एबनॉर्मल सेट नहीं बोलेंगे हम उसे, वो एक अलग फिनोमिनान है जो कि हम लोग सेकेंड वाले में देखेंगे, पॉलीप्लॉइडी वाले कंडीशन में। आपको यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा कि एन्यूप्लॉइडी है क्या, एन्यूप्लॉइडी के बारे में, ट्राइसोमी और मोनोसोमी। अब हम मूव कर रहे हैं पॉलीप्लॉइडी की तरफ कि व्हाट एक्चुअली इज पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में आपको ध्यान देना है कि जो आपका सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है हम उसको हैप्लॉइड कहते हैं, डबल सेट को डिप्लॉइड कहते हैं, ट्रिपल सेट को ट्रिप्लॉइड और 4 टाइम्स वाले को टेट्राप्लॉइड कहते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि पॉलीप्लॉइडी में ये सारे पार्ट्स आ सकते हैं, बट हम पॉलीप्लॉइडी को स्पेशली कैसे यूज़ करते हैं। सपोज आपको मालूम है कि आपका जो डिवीज़न है, जो माइटोसिस है, वो क्या करता है कि क्रोमोसोम्स को इक्वली बांट कर आपके डॉटर सेल्स में ट्रांसफ़र करता है। बट सपोज आपके क्रोमोसोम बटे, क्लियर, आपके क्रोमोसोम डिवाइड हुए, अब जो डिवीज़न हुआ है न्यूक्लियर मटेरियल का, जो क्रोमोसोम का डिवीज़न हुआ है, इसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। बट अगर कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस ना हो तो आपके जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग डॉटर सेल्स में नहीं जाकर एक ही सेल में रह जाएंगे, मतलब वन सेल हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हाफ हाफ होने चाहिए थे, जो डिवाइड होने चाहिए थे, वो डिवाइड ना होकर साथ में रह जाते हैं। सपोज एक डिप्लॉइड सेल अगर डिवाइड करता है और उसका साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, 2n+2n, जो कि चेंज हो जाएगा टेट्राप्लॉइड कंडीशन में। सो जिसमें जब डबल अप हो जाते हैं, जब मल्टीपल प्लॉइडी लेवल आ जाती है, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, ऐसे कंडीशंस आते हैं, उस पर्टिकुलर स्टेट को हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन, जो कि हमारे यहाँ पर इस केस में है, जिसमें कि आपका सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगा, और साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो सिंगल प्लांट सेल हैविंग मोर देन वन न्यूक्लियस, अगर डिप्लॉइड सेट था तो क्या हो जाएगा, 2n एक न्यूक्लियस का, दूसरे न्यूक्लियस का 2n कितना हो गया, 4n। तो इसमें आपको जो क्रोमोसोम मिलेंगे वो कितने हो जाएंगे, डबल अप वाले, टेट्राप्लॉइडी वाली कंडीशन आएगी, जिसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। इज दैट क्लियर? इज इट क्लियर? अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में पूछेगा, मैं इसका आंसर दूंगा। नाउ लेट्स सी कि अब यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूँ। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सोमा क्लोनल वेरिएशन है क्या। नाउ अब बहुत बारीक सी चीज़ है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बट इसको आपको समझना पड़ेगा कि सोमा क्लोनल वेरिएशन रिफर्स टू द जेनेटिक डिफरेंसेस और चेंजेस दैट ऑकर इन प्लांट्स व्हेन दे आर ग्रोन इन टिश्यू कल्चर। आपको मालूम है टिश्यू कल्चर किया जाता है, टिश्यू कल्चर के दौरान जो कैलस कल्चर हम बनाते हैं उससे जो हमारा प्लांट या ऑर्गेनिज्म जो मैं डेवलप करने वाला हूँ, जो प्लांटलेट्स आएंगे, वो ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट क्लोन होंगे, उनमें कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट फैक्टर्स एंड स्ट्रेस ऑन दैट प्लांट। तो उन तरीके के वेरिएशंस को हम कहते हैं सोमा क्लोनल वेरिएशन। अब क्योंकि हमारे इस क्वेश्चन में हमने किसी तरीके का टिश्यू कल्चर किया नहीं है तो उसमें सोमा क्लोनल वेरिएशन आने का कोई भी चांस नहीं है, हैंस सी ऑप्शन इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। अब हम लोग अपना लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं जो कि पॉलीटेनी है। नाउ पॉलीटेनी है क्या? पॉलीटेनी इज़ अ कंडीशन वेयर क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट मल्टीपल टाइम्स विदाउट सेपरेटिंग लीडिंग टू वेरी लार्ज थिक क्रोमोसोम्स। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, आपके जो क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट करते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, वो आपस में एक पॉइंट पर जुड़े रहते हैं। वो एक पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट, अब डायग्राम के अंदर एक सेंट्रल पॉइंट दिख रहा होगा, उसको हम कहते हैं क्रोमोसेंटर। क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर, क्रोमोसोम्स का सेंटर। और उसी से देखिए बहुत सारे डिफरेंट जो आपको ये स्ट्रैंड दिखाई दे रहा है ना, ये सब मल्टीपल क्रोमोसोम है, अलग अलग, जिन्हें अलग होना चाहिए था आफ्टर रेप्लिकेशन, बट वो अलग नहीं होकर एक में ही जुड़े रह गए। इस तरीके के क्रोमोसोम को हम कहते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, और इस फिनोमिनान को कहते हैं पॉलीटेनी। अब पॉलीटेनी के ऊपर हम लोग इन डिटेल फिर कभी किसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा इन डिटेल टॉपिक है जेनेटिक्स का। ये आपको ज़्यादा करके देखने मिलेगा ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, सम इंसेक्ट्स हैं, वैसे ही ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है, क्वीन ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को। उसके ऊपर भी हम लोग काफ़ी इन डिटेल किसी दिन चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए पॉलीटेनी आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि ये मल्टीपल क्रोमोसोम्स हैं जो कि एक ही पॉइंट पर अटैच्ड हैं, क्योंकि उनके बीच में जो सेपरेशन आना चाहिए था वो नहीं आता,
रीज़न वो माइटोटिक डिवीज़न को स्किप कर ले जाते हैं, इसीलिए एक बड़ा सा आपको जीन देखने मिल रहा है, पूरा क्लस्टर्ड दिख रहा है एक तरीके से अलग अलग क्रोमोसोम का। सो ये क्लस्टर्ड क्रोमोसोम भाई बहुत बड़ा क्रोमोसोम बना देते हैं। इस पूरे इमेज को हम बोल सकते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम, जो कि साइज़ में बहुत बड़ा होता है और ईजिली विजिबल होता है। और हमारे क्वेश्चन में हमारा जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहा है, ना कि एक जगह से क्रोमोसेंटर से अटैच्ड है। किसी भी तरीके का पॉलीटीन क्रोमोसोम जैसा कंडीशन नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाकी सबसे डिफरेंट है, जो कि रिलेटेबल है दो ऑप्शंस के लिए, ए और बी के। हालांकि सी एकदम अलग हो जाता है और पॉलीटीन एकदम अलग हो जाता है। ए और सी में डिसाइडिंग फैक्टर मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ। अब तक हम लोगों ने सारा ऑप्शन देख लिया है, उसमें सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है बी, दैट इज़ पॉलीप्लॉइडी। अब रीज़न क्या है, ए और बी में एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, बट जो पैटर्न है हम उसे ऑब्जर्व करेंगे। फर्स्ट है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में आपको एग्जैक्ट मल्टीपल्स में आंसर नहीं मिलते, उसमें 2 क्रोमोसोम 3 क्रोमोसोम बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा। बट पॉलीप्लॉइडी में मल्टीपल्स में ही आपको आंसर्स मिलेंगे, या तो हैप्लॉइड, या तो डिप्लॉइड, या तो ट्रिप्लॉइड, या तो टेट्राप्लॉइड, या तो पेंटाप्लॉइड, इस तरीके के आंसर्स आएंगे। जब मल्टीपल्स में आंसर मिले तभी पॉलीप्लॉइडी होगी। अदरवाइज जो एबनॉर्मल कंडीशंस है जिसमें आपको ऑड और इवन दोनों नंबर मिल सकते हैं, वो है एन्यूप्लॉइडी। सो एक चीज़ हमें हमेशा याद रखनी है कि मल्टीपल्स में अगर आंसर्स मिल रहे हैं, मल्टीपल नंबर्स में, n के मल्टीपल्स में 2n 3n 4n 5n ऐसे क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं, तो वो कंडीशन होती है पॉलीप्लॉइडी। और क्योंकि हमारे अबव कंडीशन में सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो डिप्लॉइड सेल जो डिवाइड करने जा रहा है वो किस में हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड में। रीज़न, सेल प्लेट नहीं होता है तो साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। साइटोकाइनेसिस नहीं होने की वजह से जो क्रोमोसोम है वो एक सेल के अंदर ही रह जाएंगे। तो 2n अगर नॉर्मल सेल था जो डिवाइड करने जा रहा था, तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राप्लॉइड हो जाएगा, 2n का 4n हो जाएगा। सो आवर आंसर इज पॉलीप्लॉइडी। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पॉलीप्लॉइडी, और सारे 4 के 4 ऑप्शंस मैंने आपको इन डिटेल एक्सप्लेन कर दिए हैं।